हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एआर लॉ। आज हम पढ़ेंगे विकेरियस लायबिलिटी और कुछ लैंडमार्क केसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि विकेरियस लायबिलिटी होता क्या है। देखो, जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट में ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करोगे तो आप ही उसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होगे। ठीक, लेकिन विकेरियस लायबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करो और आपके बिहाफ पे कोई और बंदा विकेरियसली लायबल हो, किसी और बंदे को कंपनसेशंस पे करनी पड़े। ये किस कंडीशंस में होता है, इसके हमारे पास दो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं विकेरियस लायबिलिटी के। सबसे पहले तो आप जो कि रॉन्गफुल एक्ट करो और वो बंदा जो कि विकेरियसली लायबल हो, उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। किस तरीके का रिलेशन? हमारे पास तीन काइंड ऑफ रिलेशन आते हैं इसमें। या तो वो दोनों प्रिंसिपल और एजेंट हो, या तो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन हो उन दोनों के बीच में, या तो वो दोनों कोई पार्टनर्स हो किसी पार्टनरशिप फर्म के। अब ये कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मास्टर अपने सर्वेंट को कोई कमांड देता है, ठीक है, वो उसको बोलता है कि भाई तुम मेरे लिए ये काम करो, और उस दौरान अगर सर्वेंट कोई नेग्लिजेंस कर देता है, कोई ऐसा एक्ट कर देता है, कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, तो उस एक्ट के लिए जो मास्टर होगा वो लायबल होगा। ठीक है, जिसने उस सर्वेंट को कमांड्स दिए होंगे वो लायबल होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जब कोई बंदा रॉन्गफुल एक्ट करता है तो जो प्लेंटिफ होता है वो अप टू प्लेंटिफ होता है कि वो या तो सर्वेंट के ऊपर सू करे, या तो वो कंपनसेशन मास्टर से क्लेम करे, या तो वो दोनों को लायबल लायबल करवा दे। ठीक। अच्छा, हमारे पास दूसरा जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, वो है हमारे पास कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब पहला तो ये आ गया कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, और दूसरा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उस बंदे को जो जो कमांड्स दिए हैं, ठीक है, आप मास्टर हो, ठीक है, अब आपका जो भी सर्वेंट है, जो भी एजेंट है, आपने उसको कमांड्स दिए हैं। अगर वो उसी टाइम पीरियड के दौरान, अगर आपने उसको कोई काम करने के लिए दिया हुआ है, वो अपनी ड्यूटी पे है, ठीक है, वो अपने उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए आप लायबल होगे। इसको हम एक केस लॉ से समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास केस है बियर्ड वर्सेस लंदन ऑमनीबस कंपनी 1900 का। अब इसमें क्या होता है, देखो, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, ठीक है, ये दोनों अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जो भी मास्टर है उन्होंने इन दोनों को कमांड्स दिए हैं। ठीक है, ड्राइवर का काम क्या है कि वो गाड़ी चलाए, और कंडक्टर का काम क्या है कि वो जो भी पेमेंट्स वगैरह, रिसिप्ट्स वगैरह जो भी कलेक्ट करते हैं वो वाली सारी चीज़ें करे। अब क्या होता है इस केस में, जो ड्राइवर होता है वाइल वो अपना डिनर कर रहा होता है, तो जो कंडक्टर होता है उसको लगता है कि भाई गाड़ी थोड़ी गलत तरीके से पार्क हुई हुई है, तो बस को टर्न करता है। और वो ड्यूरिंग जब वो उस बस को टर्न कर रहा होता है, वो मिस्टर बेयर को वो बस जो है वो हिट कर देता है। ठीक है, जिस पे जो प्लेंटिव है वो उस पूरी कंपनी के ऊपर केस कर देता है कि भाई आपकी कंपनी की बस ने मुझे हिट किया है। ठीक है, अब कंपनी कौन है? ये हमारे पास प्रिंसिपल है, मतलब मास्टर है। ठीक है, अब इसमें ये कोर्ट ये फैसला देती है कि भाई जो भी एक्सीडेंट हुआ है वो अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है। क्यों? देखो, जो कंडक्टर है उसको कमांड्स क्या दिए हुए हैं कि वो अपना स्पेसिफिक काम करे, उसको मास्टर ने गाड़ी चलाने का कमांड नहीं दिया। ठीक है, गाड़ी चलाने का कमांड ड्राइवर को मिला हुआ था, तो ये अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के काम नहीं था। ठीक है, वो ऑथोराइज नहीं था गाड़ी चलाने के लिए, तो उसके बिहाफ पे जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी, जो प्रिंसिपल होगा वो लायबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, हमारे पास इस विकेरियस लायबिलिटी में एक मैक्सिम आता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसका भी मतलब यही होता है कि मतलब आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करो और लायबल आपका प्रिंसिपल हो। अब आगे चलने से पहले सबसे पहले आप डिफरेंस देख लो सर्वेंट में और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में। ये अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, या आप किसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होगे। देखो, आप सर्वेंट के, अगर कोई सर्वेंट रॉन्गफुल एक्ट करता है तो प्रिंसिपल लायबल होगा, लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है तो वो खुद ही उस रॉन्गफुल एक्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो, डिफरेंस इन दोनों में ये है
कि भाई सर्वेंट कौन होता है, वो जो कि आपके कमांड्स फॉलो करे, वो जो आपके पास 24/7 आपके अंडर काम करे, आप उसको जो जो बोलो वो आपकी वो चीज़ उसके अकॉर्डिंगली करे, ठीक है। अब आपका ड्राइवर है, आपने उसको हायर किया हुआ है, आप उसको पे करते हो, तो वो आपके कमांड्स के अकॉर्डिंगली चलता है, ठीक है। ये है हमारा सर्वेंट। दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो सर्वेंट्स की तरह आपके कमांड्स पे नहीं चलता। आप उसको कमांड्स नहीं देते, आप उसको लीड नहीं करते। वो आप अब जैसे फॉर एग्जांपल आप करीम से या इन ड्राइवर से कोई भी जो है कोई भी राइड बुक करते हो, ठीक है। तो वो जो ड्राइवर होता है वो आपका सर्वेंट नहीं होता। उसकी मर्जी है, वो आपको पिक करने आए, वो आपको वो ड्राइव दे या नहीं दे, वो उसके ओन पे है, वो खुद का मास्टर खुद है। अब जब आपने एक राइड बुक की है और ड्यूरिंग द राइड जब वो आपके पास आ रहा है, बीच में अगर उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उस एक्सीडेंट के लिए खुद ही लायबिल होगा, हालांकि आप लायबिल नहीं होगे, ठीक है। क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपके कमांड्स के ऊपर नहीं चल रहा, ठीक है। आप उसको डायरेक्शंस नहीं दे रहे कि भाई ये काम करो ये काम ना करो, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, सही है। तो इसको हम एंड करते हैं केस के साथ, लाइलॉट वर्सेस ग्रेथ स्मिथ एंड कंपनी। इसमें क्या होता है भाई, मिसेस लाइलॉट जो होती हैं उनके पास कोई 2 हाउसेस होते हैं, ठीक है। उन्होंने वो हाउसेस रेंट पे दिए हुए होते हैं। अब उसमें से जो इनकम आ रही होती है इनके पास, वो उस इनकम में से सेटिस्फाइड नहीं होती। तो ये क्या करती हैं, ये ग्रेस स्मिथ एंड को की ऑफिस जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे वो जाके अपनी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करती है कि भाई ये सारा मसला है। तो वहाँ पे एक क्लर्क होता है, ठीक है। वो क्लर्क उनको एडवाइस देता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दो और ये पैसे जो हैं कि किसी और अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो ये क्या करता है क्लर्क, उनको एक डॉक्यूमेंट्स देता है, उनको बोलता है कि इसके ऊपर साइन कर दो। अब हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स तो एक सील डीड होना चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रही थी, लेकिन वो इनफैक्ट थे क्या, वो एक गिफ्ट डीड थे ऑन द नेम ऑफ क्लर्क। ये हिबा आपने पढ़ा होगा उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जो हम हिबा दे देते हैं, ये वो उस चीज़ की बात हो रही है कि वो गिफ्ट डीड्स के पेपर बना के उसके ऊपर उनका साइन ले लेता है, ठीक है। तो क्लर्क ने यहाँ पे मिस लाइलॉट के साथ फ्रॉड किया, ठीक है। अब देखो ये जो क्लर्क था वो अंडर दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल था इसने इसको यहाँ पे बिठाया हुआ था क्लर्क को कि कोई भी क्लाइंट वगैरह है तो तुम उसको डील करना, कोई भी मसला हो तो तुम यहाँ पे बैठो और उस सारी चीज़ों को हैंडल करना। तो ये जो क्लर्क था उसने अपने प्रिंसिपल को ये नहीं बताया था कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, लेकिन प्रिंसिपल को ये पता था कि मैंने उसको कमांड्स दिए हुए यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ का काम संभालने के लिए, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल की नॉलेज में थी। तो वो अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा था क्लर्क। तो जो मिस लाइलॉट थी उन्होंने क्या किया, जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर केस फाइल कर दिया, कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया, और प्रिंसिपल विकेरियसली लायबल हुआ और उसने कंपनसेशन पे की। तो ये था हमारा पूरा विकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।